हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो इस लेक्चर के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे वो थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले जो टॉपिक आपको दिख रहा है बोर्ड पर, कौन सा, होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है ना। ये जो होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं उसके बारे में हम पहले पढ़ेंगे। उसके बाद दो टॉपिक और कवर करेंगे अपन। एक तो सेंट्रल मेटल एटम जो होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालते हैं, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस वीडियो के अंदर हम आगे पढ़ेंगे, है ना। और उसके बाद में एक टॉपिक और कवर करना है हमें, वार्नर थ्योरी, है ना। आप सोच रहे होंगे कि सर आपने चैप्टर शुरू किया अभी तक वार्नर थ्योरी आपने शुरू नहीं की, जबकि एनसीईआरटी के अंदर तो फर्स्ट पॉइंट वार्नर थ्योरी का ही है ना। तो यहाँ पर जो वार्नर थ्योरी है इसको इस सेशन के अंदर हम डिटेल से समझने वाले हैं। इसको बाद में लेने का रीज़न ये है कि उससे पहले जो मेन जो पॉइंट है ना, जो बेसिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, वो आपको पहले क्लियर होना चाहिए। यदि वो आपको क्लियर है तो वार्नर थ्योरी तो उसकी जो 2-3 लाइनें हैं वो बिल्कुल इजी है, सिंपल है, आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगी, है ना। कोई अलग से ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। क्लियर। तो बिना टाइम वेस्ट किए ये 3 टॉपिक को हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक। टॉपिक कौन सा है हमारा, होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ओके, पहले यहाँ पर मैंने एडवांस में नोट कर दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी नोटबुक के अंदर इसको नोट डाउन कर लें। ओके, और फिर उसके बाद आगे बढ़ें। शुरू करते हैं अपन। होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स दोनों क्या होते हैं, दोनों की क्या डेफिनेशन है, दोनों के क्या एग्जाम्पल है। ओके, फर्स्ट, कॉम्प्लेक्सेस इन विच ए मेटल, है ना, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनके अंदर जो मेटल जो होता है इज बाउंड, है ना, मेटल जो जुड़ा रहता है किसके द्वारा, बाउंड टू ओनली वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप। मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसके अंदर जो मेटल है वो बाउंड रहता है किससे, ओनली वन काइंड ऑफ डोनर, एक ही टाइप के डोनर के द्वारा जो सेंट्रल मेटल एटम है वो बाउंड रहता है। मतलब एक ही प्रकार के लिगेंड के द्वारा कौन जुड़ा रहता है, सेंट्रल मेटल एटम। तो उसे हम कौन से कॉम्प्लेक्स कहते हैं, तो आर नोन एज होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। कौन से कॉम्प्लेक्स, होमोलेप्टिक। एग्जांपल ध्यान से देखो आपके सामने, जैसे ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, इस सेंट्रल मेटल एटम के साथ में जो लिगेंड जुड़े हैं, कौन से लिगेंड है यहाँ पर, एमीन, है ना, NH3। कितने हैं, 6। क्या इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर इस एमीन के अलावा और कोई दूसरा लिगेंड है क्या, नहीं है। मतलब जो हमारा कोबाल्ट है वो वन काइंड ऑफ डोनर, एक ही टाइप के डोनर के द्वारा क्या हुआ है, घिरा हुआ है, दूसरा लिगेंड इसके साथ में नहीं है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर केवल ओनली वन काइंड ऑफ डोनर जो होते हैं वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ में बॉन्ड बनाते हैं, उस प्रकार के कॉम्प्लेक्स को हम कौन से कॉम्प्लेक्स कहते हैं, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, है ना। उसके बाद में सेकंड एग्जांपल, जैसे यहाँ निकल है, निकल के साथ में हमारा जो कार्बोनिल है, 4 कार्बोनिल के अलावा इसके अंदर, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई दूसरा लिगेंड नहीं है, मतलब सभी लिगेंड एक जैसे हैं, एक जैसे हैं, तो उस कॉम्प्लेक्स को हम कौन सा कॉम्प्लेक्स कहेंगे, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ओके, सेकंड कॉम्प्लेक्स हमारा कौन सा है, हेट्रोलेप्टिक, है ना, जैसे नाम से ही क्लियर हो गया, एक के अंदर होमो मतलब सभी लिगेंड क्या होंगे, सभी एक जैसे होंगे, और हेट्रोलेप्टिक के अंदर क्या होगा, सभी लिगेंड क्या होंगे, अलग अलग होंगे, मतलब एक से अधिक टाइप के लिगेंड होंगे वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर होंगे, है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर एक से ज्यादा लिगेंड होंगे अलग अलग टाइप के। ओके, तो कॉम्प्लेक्सेस इन विच ए मेटल इज बाउंड टू मोर देन वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप, है ना, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर जो मेटल होता है वो बाउंड होता है मोर देन वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप, एक से अधिक प्रकार के डोनर ग्रुप के द्वारा सेंट्रल मेटल एटम बाउंड रहता है। जैसे एग्जांपल आपके सामने ये कोबाल्ट है, और कोबाल्ट के अंदर इस कॉम्प्लेक्स के अंदर 2 लिगेंड है ना, जैसे एक तो एमीन है और एक हमारा क्लोरो। ओके, तो ये 2 लिगेंड है, तो एक कॉम्प्लेक्स के अंदर अलग अलग टाइप के लिगेंड है, तो वो कॉम्प्लेक्स हमारा कौन सा हो जाएगा, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ओके, कोई डाउट इसमें, होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं अपन, चलो। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है हमारा, ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर। किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम होता है ना, सेंट्रल एटम का क्या निकालना है हमें, ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको निकालना आना भी चाहिए, नहीं आता है तो आप अच्छे से एक बार सीख लेना। मैं यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट मतलब अलग अलग टाइप के कॉम्प्लेक्स मैं आपके सामने रखूँगा और उन सभी के हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स के फॉर्मूले मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, उसके बाद एक एक के ऑक्सीडेशन नंबर का कैलकुलेशन हम करेंगे। ओके, तो मेरे साथ में कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल नोट करें। पहला कॉम्प्लेक्स मैं नोट कर रहा हूँ K4FeCN6। ओके, ये कॉम्प्लेक्स है, इसका हमें सेंट्रल मेटल एटम जो Fe है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना है। ओके, उसके बाद में सेकंड हम लेते हैं
CO है ना, NH3, CONH3, 4 H2O, उसके बाद में Cl, ओके, और उसके साथ में जुड़े हैं 2 Cl2, ओके। यहाँ पर डिफरेंट टाइप का कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ पर ये पॉजिटिव आयन इधर है और तो ये कॉम्प्लेक्स हमारा नेगेटिव आयन के रूप में है। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव में है तो उसके साथ में काउंटर आयन है वो नेगेटिव है, ओके। इसलिए अलग अलग कॉम्प्लेक्स मैंने लेने का प्रयास किया है ना। उसके बाद अपन थर्ड में ले रहा हूँ यहाँ पर CO है ना, CO Cl2 COCl2 En2 है ना। Cl2 डायरेक्ट नोट कर सकते हैं, ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है, En2, ओके। ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर प्लस चार्ज है, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स में ले रहा हूँ NiCl2 PPH3, ओके, का होल ट्वाइस, ओके। ये कॉम्प्लेक्स है। और एक कॉम्प्लेक्स लास्ट में ले रहा हूँ NiCO4, ओके, ये कॉम्प्लेक्स है। क्लियर? क्या करना है इन सभी का, क्या निकालना है हमें? ऑक्सीडेशन नंबर किसका? सेंट्रल एटम का। सेंट्रल एटम कौन? यहाँ पर Fe, कोबाल्ट, कोबाल्ट, निकल और निकल, ओके। कैसे निकालते हैं बिल्कुल ध्यान से देखना है ना, कहीं भी आपका ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। सबसे पहले सभी अलग अलग टाइप के कॉम्प्लेक्स मैंने यहाँ पर लिए। एक ये पॉजिटिव आयन वाला लिया है, यहाँ पर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं ऐसा लिया है, यहाँ पर भी ऐसा लिया है ना। तो सभी अलग अलग टाइप के जो कॉम्प्लेक्स मैंने आपको दिए हैं, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स आ जाए है ना, आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर बिल्कुल ईजिली निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? बस यहाँ पर 2 मिनट आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है ना, तो ये आपको पता चल जाएगा, नहीं तो फिर ऊपर ऊपर जाएगा यदि पता नहीं चला तो, ओके। सबसे पहले आपको जो ये कोऑर्डिनेशन जो स्क्वायर ब्रैकेट आपको जो दिख रहा है, सभी के अंदर जो स्क्वायर ब्रैकेट है, सबसे पहले आपने को ये निकालना है कि इस स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर जो चार्ज है यहाँ पर है ना, वो चार्ज कितना है, प्लस में है कि माइनस में है कि जीरो है, ओके। 3 प्रकार के हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर कौन सा चार्ज है इसके ऊपर ध्यान से देखो, ये K4 है, ओके। मतलब यहाँ पर जो K प्लस है वो कितने हैं? 4 है। तो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर माइनस कितने होंगे? 4 माइनस, सिंपल। यहाँ पर 4 माइनस होगा तभी तो यहाँ K4 होगा, ओके। चलो, तो ये स्क्वायर जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, जो कॉम्प्लेक्स है, उसके ऊपर कितने कितने माइनस है? 4 माइनस। ये आपको पहले निकालना आना चाहिए। सबसे पहला काम आपको यही करना है कि स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर जो कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर कौन सा कितना चार्ज है वो आपको पता होना चाहिए, वो आपको निकालना आना चाहिए। तो सबसे पहले हमने निकाल दिया इसका, चलो इसका निकाल देते हैं। सेकंड वाले का, सेकंड वाले के अंदर यहाँ क्या है? Cl2 है। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कौन है? Cl2। मतलब यहाँ पर 2Cl माइनस है, 2Cl माइनस है, तो मतलब इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या होगा? +2। कोई डाउट क्या? कोई डाउट है? देख लो भाई, इसके ऊपर Cl2 दो थे तो चार्ज कितना आया? +2, ओके। उसके बाद इसको देखो ध्यान से, इसके ऊपर तो पहले से एडवांस में हमको क्या दिया हुआ है? प्लस, पहले से 1 प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है, निकालना ही नहीं है ना। और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर बाहर ना तो यहाँ कुछ है ना यहाँ कुछ है, मतलब इसके ऊपर चार्ज क्या है? 0, कोई चार्ज नहीं है उस कॉम्प्लेक्स के ऊपर, है ना, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर भी कोई चार्ज नहीं है ना, पूरा चार्ज क्या है इसके ऊपर? कॉम्प्लेक्स साइड के ऊपर चार्ज क्या है? 0, कोई चार्ज नहीं, ओके। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, जो भी कॉम्प्लेक्स थे उनके ऊपर कितना कितना चार्ज होता है, प्लस में है कि माइनस में है कि 0 है, वो अपने को निकालना आना चाहिए। ये निकालने आ गया तो बिल्कुल सिंपल, आगे तो कुछ करना ही नहीं है। अपने को निकालना किसका है? ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालना है? सेंट्रल एटम का। तो सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन को हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सभी के ऑक्सीडेशन नंबर को हम क्या मानेंगे? x, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, जिसकी वैल्यू हमें क्या करनी है? निकालनी है, ओके। चलो, तो अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसका मतलब यहाँ पर देखो ध्यान से ना, फर्स्ट वाले का निकाल रहे, ये कॉम्प्लेक्स है, इसके ऊपर कितने माइनस हैं? 4 माइनस। इसका मतलब ये हुआ कि ये अंदर जितने भी हैं उन सब का जब हम चार्ज निकालते हैं तो उन सबको हम जोड़ते हैं ना, इसको ऐड करते हैं तो उसका चार्ज कितना होता है? 4 माइनस। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर उसकी जो एंटिटी है उसके अंदर चाहे मेटल हो कि लिगेंड हो, उन सभी के चार्ज को हम ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 माइनस। ऐसा ये पहले से बता रहा है, शो कर रहा है ना, ओके। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि ये सेंट्रल मेटल आयन का जो चार्ज है वो कितना है? x है, ओके, ये x। उसके बाद में उसके साथ में ऐड करना है, किसको ऐड करना है? तो Cn के चार्ज को। Cn हमारे कितने हैं? 6, और एक Cn के ऊपर कितना चार्ज रहता है? -1, ये हमको पहले से पता है, ओके। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो उसके ऊपर उसकी वैल्यू कितनी आएगी? -4, हमको पहले से दे रखी है, ओके। बिल्कुल सिंपल, ये आपको समझ में आ गया। तो आगे तो फिर क्या करना है? x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे? पहले तो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x - 6, x - 6 इक्वल -4। तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? x इक्वल -4, ये इसका ट्रांसपोजिशन हो जाएगा तो ये +6 हो जाएगा। तो +6 और -4 वैल्यू क्या आएगी? +2। मतलब x की वैल्यू क्या मिली हमें? +2। मतलब इस Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2, ओके। क्लियर हो गया? क्या अभी भी कोई डाउट है?
नहीं है? डाउट हो तो फिर आगे सेकंड वाले को देख लेना, है ना, चेक करते हैं अपन। चलो निकाले सेकंड वाले का। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कितने प्लस हैं? 2 प्लस। इसका मतलब x, एक तो x उसके साथ में ऐड करेंगे अमोनिया। अमोनिया कितना है हमारे? 4। ओके, अमोनिया के ऊपर हमारा जो एमीन है, जो लिगेंड है, उसके ऊपर चार्ज कितना होता है? 0। उसके ऊपर 4 इंटू क्या हो जाएगा? 0। कोई डाउट नहीं है। उसके साथ और ऐड करना है। किसको ऐड करना है? H2O को। H2O कितना है? 1। ओके, H2O के ऊपर चार्ज कितना होता है? 0। 1 इंटू 0। कोई डाउट नहीं है ना। फिर उसके साथ किसको ऐड करना है? Cl को। Cl कितना है हमारा? 1। Cl के ऊपर चार्ज कितना रहता है? तो -1। ओके, ये -1। ओके, तो इस पूरे अंदर वाले सभी लिगेंड सेंट्रल एटम के सभी के चार्ज को हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। 1 2 3 और 4। और वो वैल्यू हमारी किसके बराबर होगी? जो चार्ज जो बाहर है कौन सा है? +2, इसके इक्वल हो जाएगी। निकाल दो। फिर कैसे निकालोगे? x प्लस ये तो हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा हमारा -1 और +1 है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा, इज इक्वल +2। ओके, ये तो 0 हट जाएंगे, ये इसका ट्रांसपोजिशन हो जाएगा। तो x इज इक्वल +2, ये -1 उधर जाएगा तो +1, तो ये हो जाएगा क्या? +3। x की वैल्यू, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर हमें कितना मिला? +3, तो ये +3 चार्ज के रूप में। ओके, तो इस प्रकार कोई भी XYZ कोई भी हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो, उसके सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हम इसी प्रकार से कैलकुलेशन कर सकते हैं और इसी तरीके से ज्ञात करना है ना। आपको वैल्यू ऐसे ही निकाल दी है। ओके, चलो थर्ड वाला चेक कर लेते हैं। थर्ड वाला कौन सा है? ये रहा हमारा थर्ड वाला, है ना। यहाँ पर थोड़ा यस, ओके, ये थर्ड वाला। थर्ड वाले के अंदर क्या है? तो यहाँ पर ऊपर क्या है? +1, तो ये इज इक्वल +1 पहले लिख देता हूँ। ओके, ये किसके +1 इक्वल है? तो एक तो ये कोबाल्ट का x, ओके, प्लस उसके साथ में कौन है? Cl2। Cl2 कितने हैं? 2। एक के ऊपर कितना चार्ज होता है? तो -1, तो 2 इंटू -1। ओके, ये तो हो गया Cl का। उसके बाद में En का, En कितना है? 2। En के ऊपर कोई चार्ज होता है क्या? नहीं होता है, 0। ओके, तो ये तो हो गया कोबाल्ट का, ये Cl का और ये En का। सॉल्व करो इसको, है ना। ये हमारा बराबर किसके? +1 के। तो x ये हो जाएगा हमारा -2, ये हो जाएगा +0 इज इक्वल +1। ओके, अब ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, x इज इक्वल +1 +2, ये 2 उधर गया ना, ट्रांसपोजिशन होगा उसका, तो ये x इज इक्वल क्या हो गया हमारा? +3। ओके, +3 कौन सी वैल्यू? x की वैल्यू, मतलब +3। ओके, कोई डाउट? चलो और निकाल के चेक कर लेते हैं कि ये जो 0 वाला है इसको कैसे निकालते हैं, वो भी बता देता हूँ, है ना। ध्यान से देखना, यहाँ पर ये निकल की वैल्यू x है। ओके, यहाँ पर Cl कितना है? 2 है, तो 2 इंटू -1। ओके, ये तो हो गया Cl का। ये PPS3 क्या है? ट्राइफेनिल फॉस्फीन। ये हमारा क्या है? न्यूट्रल है, 0 चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये 2 इंटू 0 इज इक्वल 0। टोटल चार्ज कितना है ऊपर? 0, तो यहाँ पर 0 आ गया। ओके, इक्वल के बाहर ये सभी ध्यान रखना, ये -4, ये +2, यहाँ ये +1 था तो +1, यहाँ 0 तो 0। टोटल चार्ज उस कॉम्प्लेक्स का कितना है? 0, तो 0। सॉल्व करो इसको, है ना। तो x इज इक्वल, ये तो हो जाएगा -2। ओके, और ये तो ये क्या हो जाएगा? 0 इज इक्वल 0, -2 उधर जाएगा तो x इज इक्वल +2। तो यहाँ पर निकल का जो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2, है ना। x की वैल्यू +2 मिले तो +2। ओके, कोई प्रॉब्लम अभी तक? अभी भी समस्या है क्या? 4 कॉम्प्लेक्स का निकाल दिया, अब तो समस्या नहीं होनी चाहिए ना। आपको इतना तो कोई नहीं बता सकता है ना, ध्यान रखना भाई। इससे इजी तो और क्या बताएं भाई, है ना। देख लो ध्यान से एक बार, है ना। लास्ट हमारा कौन सा है? निकल का टोटल चार्ज कितना है? 0। तो ध्यान से देख लो, निकल का x प्लस कार्बोनिल के ऊपर कोई चार्ज होता है क्या? नहीं होता है। कार्बोनिल हमारा न्यूट्रल लिगेंड है, कोई चार्ज नहीं होता है। तो 4 इंटू 0, ये तो हो गया कार्बोनिल का, क्योंकि 4 कार्बोनिल है, एक के ऊपर चार्ज 0, तो 4 इंटू 0 इज इक्वल 0। ओके, तो x इज इक्वल, यहाँ x प्लस क्या, ये भी क्या हो जाएगा? 0 इज इक्वल 0। तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा? 0। मतलब इस निकल के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर x की वैल्यू क्या है? 0। मतलब इसके ऊपर कोई ऑक्सीडेशन नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या वैल्यू क्या है? 0 है। निकल का ऑक्सीडेशन इसमें नंबर क्या है? 0। यहाँ पर +2 है, यहाँ 0 है ना। अलग अलग, ऐसा नहीं कि इधर +2 तो इधर भी +2 आ जाए, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर +3 हो तो यहाँ पर भी +2 या +5 आ जाए, ऐसा सब अलग अलग होता है। जैसा कॉम्प्लेक्स, जैसे लिगेंड, उसके अकॉर्डिंग उसका ऑक्सीडेशन नंबर सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। ओके, तो ये 5 अलग अलग कॉम्प्लेक्स के मैंने ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं सेंट्रल मेटल एटम के, उसको मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है ना, उसकी मैंने निकालूंगा, आपको प्रैक्टिस करनी है ना। एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स के जो नेम है वो आप नोट करें और उसका ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालें। ओके, चलो कॉम्प्लेक्स का मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, K2ZnOH, है ना, 4। ओके, ये तो एक कॉम्प्लेक्स ये रहा, इसके Zn का ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना है सेंट्रल एटम का। ओके, उसके बाद में कॉम्प्लेक्स हमारा है Pt, है ना, प्लेटिनम। उसके साथ में NH3 2 है,
और एक Cl है और उसके साथ में एक NO2 है। ओके, एक NO2 भी है, NO2। ओके, ये कॉम्प्लेक्स है। फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स में ले रहा हूँ, ध्यान से देखना। Cr क्रोमियम है, उसके साथ में NH3। ओके, NH3 लिगेंड है। NH3 कितने हैं? 3 है। ओके, और H2O वो भी हमारे कितने हैं? 3 है। ओके, और इसके साथ में बाहर 3Cl3 जुड़े। ओके, और एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ पर FeCO5 है ना, कार्बोनिल 5 जुड़े हुए हैं Fe के साथ में। चलो, तो ये 4 कॉम्प्लेक्स के ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल मेटल एटम के आपको कैलकुलेशन करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है। यदि कोई समस्या रहती है, कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को ज़रूर बताएं। ओके, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्लियर हो गया सेंट्रल मेटल एटम का। आपको निकाल लेना चाहिए। जब इसका नोमेनक्लेचर करेंगे, IUPAC नोमेनक्लेचर, तो उसमें निकालने की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। फिर ऐसा नहीं कि उस समय आप फापे मारे, है ना। तो अभी से आप इसकी प्रैक्टिस करके रखें कि कॉम्प्लेक्स का जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालते हैं, आपको पता होना चाहिए। ओके, आगे बढ़े अपन। ऑक्सीडेशन नंबर कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक हम कौन सा शुरू करने वाले हैं? वार्नर थ्योरी, है ना, वार्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, तो शुरू करते हैं। पहले इसको यहाँ से हटा देते हैं। चलो शुरू करें। कौन सी थ्योरी? वार्नर थ्योरी, है ना। ओके, वार्नर थ्योरी। ओके, वार्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना, वार्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बिल्कुल, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में वार्नर जो साइंटिस्ट था उसने क्या कहा था, वही हमें इस थ्योरी के अंदर उन्होंने क्या क्या बातें बताई थी, है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में उन्होंने क्या बताया था सबसे पहले, फर्स्ट, है ना। तो वो हम उसकी थ्योरी के अंदर पढ़ेंगे। ओके, तो उन्होंने कौन कौन सी बातें बताई उसको हम पहले नोट डाउन कर लेते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं ना। सारी बातें हमने पढ़ी हुई है, कोई ऐसा नहीं है कि ये सर कैसे याद होगा, ना कुछ नहीं होगा, ना क्या होगा, है ना। कोई लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। पहले इसकी जो मेन जो पॉइंट है उसको आप नोट करें, और वो पॉइंट जो आप लिखोगे ना वो भी आपने पहले से पढ़े होगे, समझा दूंगा अभी, है ना, पता चल जाएगा आपको। ओके, तो पहले आप नोट डाउन करें। द मेन पोस्टुलेट, द मेन मतलब इसने जो मेन जो बातें बताई है ना, द मेन पोस्टुलेट्स, द मेन पोस्टुलेट्स आर, कौन कौन से मेन पॉइंट है? फर्स्ट पॉइंट वार्नर थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट। ओके, ध्यान से नोट करें। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ओके, किसके अंदर? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। मेटल, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर मेटल होते हैं, यस होते हैं। मेटल क्या करते हैं? शो करते हैं। क्या शो करते हैं? टू टाइप ऑफ लिंकेज, लिंकेज मतलब वैलेंसीज, है ना। लिंकेज मतलब क्या? वैलेंसीज। ओके, वैलेंसीज, किसकी वैलेंसीज? मेटल की। किसके अंदर? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। मतलब फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल शोज 2 टाइप ऑफ लिंकेज और वैलेंसी। मेटल जो होते हैं वो 2 टाइप की वैलेंसीज शो करते हैं। कौन कौन सी? तो वो हमारी है, इसके नाम नोट कर दो। एक तो हमारी होती है प्राइमरी, कौन सी होती है? प्राइमरी। एंड दूसरी कौन सी होती है? सेकेंडरी, है ना। कौन सी? सेकेंडरी। ओके, प्राइमरी एंड सेकेंडरी 2 टाइप ऑफ वैलेंसी शो करते हैं। कौन? सेंट्रल मेटल एटम। किसके अंदर? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो मेटल होते हैं वो 2 टाइप की वैलेंसी जो होती है उसको शो करते हैं। कौन कौन सी? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब ये 2 टाइप की वैलेंसी प्राइमरी और सेकेंडरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर कहाँ होती है और क्या होती है उसको समझना है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट अपन देखेंगे, उसका सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है। फिर थर्ड पॉइंट के अंदर हम देखेंगे सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है ना। फिर वार्नर थ्योरी खत्म। ओके, तो हमारा सेकंड पॉइंट जो क्या बताता है, हमारी जो प्राइमरी जो वैलेंसीज होती है वो कौन कौन सी होती है और वो क्या होती है। तो नोट करें, द प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉर्मली आयोनाइजेबल, है ना। आयोनाइजेबल प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो आयोनाइजेबल होती है। ओके, एंड आर सेटिस्फाइड बाय, है ना, सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन, है ना, नेगेटिव आयन। ओके, किसके द्वारा सेटिस्फाइड होती है? नेगेटिव आयन के द्वारा सेटिस्फाइड होती है। कौन सी वैलेंसी? प्राइमरी वैलेंसी जो क्या होती है? आयोनाइजेबल। ओके,
और आगे एक्सप्लेन करेंगे ना, अभी ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सर ने बोल दिया खत्म, ऐसा नहीं, और आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। थर्ड पॉइंट हमारी क्या लिखना है हमें, सेकेंडरी वैलेंसीज क्या होती है उसके बारे में लिखेंगे, है ना। तो द सेकेंडरी वैलेंसीज ओके, द सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयोनाइजेबल, ये आयोनाइजेबल नहीं होती है, नॉन आयोनाइजेबल ओके। कौन सी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, नॉन आयोनाइजेबल। दीज आर सेटिस्फाइड ओके, दीज आर सेटिस्फाइड, किसके द्वारा सेटिस्फाइड होती है ये, बाय न्यूट्रल, satisfied by neutral molecules ओके, और नेगेटिव आयंस किसके द्वारा सेटिस्फाइड हो रही है, तो दीज आर सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल और नेगेटिव आयन, या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल के द्वारा या नेगेटिव आयन के द्वारा सेटिस्फाइड होती है। कौन सी वैलेंसीज, सेकेंडरी वैलेंसीज ओके। दोनों कहाँ होती है अभी बताने वाला हूँ, है ना, ध्यान रखना ओके। द सेकेंडरी वैलेंसीज, इसके अंदर और आगे लिखे हैं द सेकेंडरी, है ना, द सेकेंडरी वैलेंसीज इज इक्वल, सेकेंडरी वैलेंसीज किसके इक्वल होती है, इज इक्वल, है ना, इज इक्वल किसके इक्वल होती है, इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर, किसके इक्वल होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है हमने पढ़ लिया है, कोऑर्डिनेशन नंबर की जो वैल्यू होती है वही वैल्यू इक्वल होती है किसके, सेकेंडरी वैलेंसी के क्या होती है, इक्वल होती है। मतलब जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वही हमारी कौन सी वैलेंसी होती है, सेकेंडरी वैलेंसीज ओके। कोई डाउट है क्या, नहीं है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट अपन नोट कर देते हैं, द आयन या ग्रुप, है ना, आयन और ग्रुप्स बाउंड बाय द सेकेंडरी वैलेंसी to the metal have special arrangement, have ये भी पढ़ लिया ना, स्पेशल अरेंजमेंट corresponding to different coordination number ओके। चलो ये 4 पॉइंट है किसकी थ्योरी के, वार्नर थ्योरी के। इसको एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, समझना, है ना, बिल्कुल सिंपल है, कोई प्रॉब्लम जैसी बात नहीं है ना। एक एग्जांपल मैं नोट कर देता हूँ, जैसे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पर कोई एक कॉम्प्लेक्स ले लेता हूँ, जैसे ये कॉम्प्लेक्स मैंने ले लिया COEN2Cl2 और एक प्लस ओके, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज। चलो ये कॉम्प्लेक्स दिख रहा है आपको, है ना, ये कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, तो फर्स्ट पॉइंट को अपन एक बार और क्लियर कर देते हैं। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल शोज, ये जो मेटल होता है वो शोज 2 टाइप ऑफ लिंकेज, मतलब वैलेंसी शो करता है। कौन कौन सी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो 2 प्रकार की वैलेंसी शो करता है। कौन कौन सी, एक तो प्राइमरी वैलेंसी और एक दूसरी सेकेंडरी वैलेंसीज। कौन कौन सी और कहाँ पर, वो अपने को समझना है ना, जो सेकंड और थर्ड पॉइंट के अंदर है। द प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉर्मली आयनाइजेबल, मतलब जो प्राइमरी वैलेंसीज कौन सी होती है वो पहले बताता हूँ मैं आपको ओके। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर प्राइमरी वैलेंसीज कौन सी होती है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उस सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर, कौन सा नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, अभी पढ़ा हमने, अरे ऑक्सीडेशन नंबर अभी पढ़ा के नहीं, है ना। उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के जो सेंट्रल एटम होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो उसकी कौन सी वैलेंसी होती है, वो हमारी होती है प्राइमरी वैलेंसी। कौन सी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी। ऑक्सीडेशन नंबर है वो कौन सी वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी। और उसके साथ सेकेंडरी वैलेंसी बता दूं, ये जो लिगेंड के जो कोऑर्डिनेशन नंबर हैं, जो लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं वो उसका क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये भी पढ़ लिया है। तो लिगेंड के जो मेटल हमारा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी। तो ये हमारी सेकेंडरी वैलेंसी है और ये हमारी प्राइमरी वैलेंसी है, कंप्लीट। सेंट्रल मेटल एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमारी प्राइमरी वैलेंसी
और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये जो लिगेंड जो जितने बॉन्ड बना रहा है सेंट्रल मेटल एटम के साथ में, वो हमारी कौन सी वैलेंसी है? सेकेंडरी वैलेंसी। ओके, दोनों क्लियर? यही लाइन यहाँ पे लिखी है ना, ध्यान से देखना। द प्राइमरी वैलेंसी आर नॉर्मली आयनाइजेबल। ये जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हमारी क्या होती है? आयनाइजेबल होती है, वो आयंस के रूप में होती है, +2 +3 +4, है ना। एंड आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन। ये जो पॉजिटिव चार्ज वाली जो हमारी वैलेंसीज होती है वो सेटिस्फाई होती है किसके द्वारा? नेगेटिव आयन के द्वारा क्या होती है? सेटिस्फाई होती है। यहाँ पर नेगेटिव आयन जितनी मात्रा में होंगे उतना उससे सेटिस्फाई होगा, नहीं तो फिर आगे प्लस चार्ज कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो ये वैलेंसी किसके द्वारा सेटिस्फाई होती है? ओनली नेगेटिव आयन के द्वारा सेटिस्फाइड होती है। ओके, उसके बाद में जो सेकेंडरी वैलेंसीज होती है आर नॉन आयनाइजेबल। यहाँ पर ये आयनाइजेबल होती है क्या? ये तो अपने आप में अलग है, कोऑर्डिनेशन नंबर अपने आप में क्या है? अलग है, वो नॉन आयनाइजेबल है। एंड दीज आर सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल। यहाँ पर न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, जैसे ये EN इथाइलिन डायमीन क्या है? हमारा न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो सेकेंडरी वैलेंसीज के अंदर हमारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और नेगेटिव आयंस भी हो सकते हैं। ये नेगेटिव आयंस Cl2 हमारा क्या? नेगेटिव आयन, दोनों हो सकते हैं। दोनों के द्वारा सेटिस्फाइड होती है कौन सी वैलेंसीज? सेकेंडरी वैलेंसीज, जो कोऑर्डिनेशन नंबर वाली। ओके, और दिस सेकेंडरी वैलेंसीज आर इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। ये कोऑर्डिनेशन नंबर की क्या होती है? इक्वल होती है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर है वही हमारी सेकेंडरी वैलेंसीज है। ओके, ये चीज दिमाग में बैठा लेना। और फोर्थ पॉइंट के अंदर हमारा है द आयन ग्रुप बाउंड बाय द सेकेंडरी वैलेंसीज। ये जो आयन और ग्रुप जो सेकेंडरी वैलेंसीज के द्वारा जो मेटल के साथ में जुड़े रहते हैं टू द मेटल है स्पेशल अरेंजमेंट। वो अपने कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग, चाहे 2 है कि 4 है कि 6 है, उसके कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग इनकी क्या होता है? एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है करस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर। अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग उस कॉम्प्लेक्स आयन के जो लिगेंड है उसके नंबर के अकॉर्डिंग, उसके बॉन्डिंग के नंबर के अकॉर्डिंग अलग अलग स्पेशल अरेंजमेंट, मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर बनते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, लीनियर, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लानर, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, ये सब किससे बनते हैं? ये नंबर ऑफ लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग उसका क्या रहता है? स्पेशल अरेंजमेंट रहता है, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन के अंदर, है ना। वही बात यहाँ एक लाइन के रूप में लिखी है। ओके, इसका मतलब वार्नर थ्योरी के अंदर जो 4 पॉइंट है ना, वो 4 पॉइंट क्या क्या हैं वो हमने सभी पहले पढ़ लिए है ना। मैंने यहाँ पर केवल इसको रिवाइज किया है। यहाँ पे केवल 2 नाम नए आए हमारे, एक तो प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। तो इन दोनों का मतलब क्या है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया, जो हमने पहले ही पढ़ रखा है। जैसे जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हमारी प्राइमरी वैलेंसी होती है और जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो हमारी सेकेंडरी वैलेंसी होती है। ओके, तो वार्नर थ्योरी कंप्लीट। कोई डाउट क्या? कोई डाउट है इसमें? नहीं? आगे बढ़ें फिर। ओके, अब इस वार्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग एक आपकी बुक के अंदर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, वो एग्जाम्पल मैं नोट करूँगा और इसको सॉल्व करूँगा, तो ये आपको पता चलेगा कि एक सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल वहाँ से बैठता है ना, एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसके एग्जाम्पल को मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ, आप भी नोट करें और मेरे साथ में इसको सॉल्व करें, है ना। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ओके, चलो एग्जाम्पल कौन सा है? एग्जाम्पल 5.1, एग्जाम्पल है ना 5.1। ओके, इसको मैं नोट कर रहा हूँ, नोट करूँ या आप देख लोगे एनसीईआरटी के अंदर। चलो यहाँ पर आपको इसके अंदर मैं पूरा नोट नहीं कर रहा हूँ, है ना। जो मेन जो एग्जाम्पल के अंदर जो वैल्यू दी है उसको मैं नोट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर आपको एक तो निकालना क्या है वो मैं बताता हूँ। आपको सेकेंडरी वैलेंसीज निकालनी है। अभी जो वार्नर थ्योरी के अंदर सेकेंडरी वैलेंसीज आई थी ना, कोऑर्डिनेशन नंबर, वो आपको निकालना है। क्या निकालनी है आपको? सेकेंडरी वैलेंसीज निकालनी है। SECONDARY, सेकेंडरी वैलेंसीज। ओके, सेकेंडरी वैलेंसीज आपको निकालनी है ना। डायरेक्ट मैं पूरी लाइन नोट नहीं कर रहा हूँ। ओके, और आपको दिया क्या है वो मैं बता रहा हूँ। आपको दिए कुछ कंपाउंड, है ना, कुछ कंपाउंड के फॉर्मूले आपको दिए। ओके, ध्यान से देख लेना। फॉर्मूले आपको दिए और साथ में ये दिया है कि मोल्स ऑफ AgCl के मोल जो बनते हैं ना प्रेसिपिटेट के रूप में, प्रेसिपिटेट है ना, प्रेसिपिटेटेड के रूप में बनते हैं पर मोल। ओके, ऑफ कंपाउंड विथ एक्सेस AgNO3। ओके, क्या कह रहा है सवाल में आपको? यहाँ पर आपको फॉर्मूले दिए, जैसे फॉर्मूले में नोट कर रहा हूँ 1 2, कितने फॉर्मूले दिए आपको? 5 फॉर्मूले दिए, 1 2 3 4 और 5। ओके, 5 फॉर्मूले दिए। फॉर्मूले नोट कर दूँ मैं। PdCl2 लिखा है ना, उसके बाद डॉट लिखा है ना। आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसा दिख नहीं रहा है और आपको बतानी है सेकेंडरी वैलेंसीज, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है ना। इसलिए तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है ना, कभी कभी ऐसे सवाल बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना है। उसके बाद में NiCl2 दिया हुआ है, उसके साथ में 6H2 लिखा हुआ है। ओके, उसके साथ में दिया हुआ है PtCl4। ओके, और डॉट 2HCl लिखा हुआ है। ओके, उसके साथ में लिखा हुआ है COCl3
के साथ में है 4NH3, है ना, और उसके बाद में PTCl2.2NH3। ये फॉर्मूले आपको दिए हैं, 5 फॉर्मूले। और यहाँ पर ये कह रहा है कि मोल्स ऑफ AgCl के मोल बनते हैं प्रेसिपिटेट के रूप में, है ना। कितने कितने मोल बनते हैं, तो इसके यहाँ पर AgCl के 2 मोल बनते हैं फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में भी 2 मोल बनते हैं ना, ये ओके, यहाँ ओके। उसके बाद में थर्ड वाले के अंदर कितने मोल बनते हैं, 0 मोल बनते हैं। फोर्थ वाले के अंदर मोल बन रहे हैं 1, और फिफ्थ वाले के अंदर मोल बन रहे हैं 0। ओके, आपको ये कह रहा है यहाँ पर इस सवाल के अंदर, आपको ये कह रहा है कि ये फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूले ये जो कंपाउंड है उनकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं AgNO3 के साथ में। रिएक्शन किसके साथ हो रही है, AgNO3 के साथ में हो रही है। और AgCl के मोल इतने इतने बन रहे हैं, ये 2 2 0 1 0, ये क्या बन रहे हैं, AgCl के मोल बन रहे हैं। तो AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे और AgCl बनेगा। मतलब अपने को करना क्या है, यहाँ से इस Ag के साथ में जो Cl जुड़े ना, तो वो Cl हमारे कितने कितने Cl जुड़े, सब में Cl है, देखो ध्यान से, कितने कितने Cl इस AgNO3 के साथ में हमारे जुड़ रहे हैं। जैसे यहाँ पे 2 AgCl बने, मतलब यहाँ से 2 Cl जुड़े, है ना। यहाँ पर भी 2 AgCl बन रहे हैं, मतलब यहाँ से कितने Cl जुड़े, 2 Cl यहाँ से जुड़ते हैं, है ना, मतलब यहाँ से निकलते हैं। ओके, यहाँ पर कोई Cl बाहर नहीं आ रहा है, Cl4 पूरे अंदर है, बाहर नहीं है। कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ, है ना। देखो ध्यान से, ये फॉर्मूला आपको दिया है, तो ये फॉर्मूला नॉर्मल फॉर्मूले के रूप में आपको दिख रहा है ना। ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारा कैसे बनता है, आपको पता ही है कैसे बनता है, ध्यान से देखना। उसके अंदर एक कोऑर्डिनेशन एंटाइटी होती है। कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अंदर एक सेंट्रल मेटल होता है। सेंट्रल मेटल हमारा इसमें कौन है, PD। ओके, ये PD कर दिया। ओके, अब इसके साथ में आप ध्यान से देखो, यहाँ पर इस फर्स्ट वाले सवाल के अंदर जब इसकी रिएक्शन AgNO3 के साथ करवाते हैं तो AgCl के कितने मोल बन रहे हैं, 2 मोल बन रहे हैं। मतलब कितने Cl बाहर हैं, 2 Cl हमारे क्या हैं, बाहर हैं, मतलब Cl2 बाहर है, इसलिए 2 AgCl के मोल बनते हैं। यदि ये Cl2 यहाँ अंदर होता तो क्या Cl बाहर निकलता, क्या कॉम्प्लेक्स का आयन के अंदर जो लिगेंड होते हैं वो कभी बाहर निकलते हैं क्या, बाहर निकलते ही नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि 2 मोल बन रहे हैं, मतलब 2 Cl कहाँ है, बाहर है, स्क्वायर ब्रैकेट के कहाँ है, बाहर, काउंटर आयन के रूप में। इसलिए यहाँ 2 Cl अपने को नोट करने पड़ेंगे, क्योंकि ये 2 मोल AgCl के बन रहे हैं। तो जब 2 Cl2 इधर नोट कर दिए तो बचा क्या, कौन बचा भाई, 6H2O। तो ये अंदर कौन रहेगा, ये H2O कितने रहेंगे, 6। तो ये हो गया उसका कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला। ओके, तो आपको ये फॉर्मूला दिया है और AgCl के मोल बन रहे हैं वो दिया है, उससे आपको क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मूला आपको लिखने आना चाहिए। और यदि ये लिखने आ गया, कैसे लिखा मैंने बता दिया आपको, है ना। ये लिख दिया, फिर उसके बाद अपने को निकालने क्या है, इस सवाल के अंदर, एग्जाम्पल के अंदर निकालने क्या आपको, ये जो कंपाउंड है उनकी सेकेंडरी वैलेंसीज मतलब कौन सा नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर अपने को निकालना है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आप ध्यान से देखो, ब्रैकेट के अंदर लिगेंड कौन है, H2, कितने हैं, 6। तो उसकी सेकेंडरी वैलेंसीज है ना, सेकेंडरी वैलेंसीज का आंसर कितना आ जाएगा, फर्स्ट वाले में आंसर क्या जाएगा, 6। ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे आंसर निकालना आपको, है ना। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इसलिए पूछा जाता है कि ये जब AgNO3 के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो AgCl के इतने मोल बनते हैं, मतलब इसके अंदर क्या फॉर्मूला होगा, या इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, या सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, है ना। यहाँ पे ये कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा तो हमने नंबर निकाल दिया, और भी कुछ पूछ सकता है। ओके, सेकंड वाले को चेक कर लेते हैं, है ना, देखना ध्यान से। सेकंड वाले के अंदर क्या है, NiCl2 है, उसके साथ में 6H2 है। यहाँ पर AgCl के कितने मोल बन रहे हैं, 2। मतलब हमारा ये जो फॉर्मूला होगा उस फॉर्मूले के अंदर जब AgCl के 2 मोल बन रहे हैं, मतलब Cl2 डायरेक्ट पहले बाहर निकाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब Cl2 2 है और 2 बाहर हमने निकाल दिया तो अंदर कौन बचा, फिर अंदर एक तो निकल बचा, और क्या, और कौन बचा, H2O कितने बचे, 6, H2 6। ओके, तो इसका सेकेंडरी वैलेंसीज कितने आ गई, सेकंड वाले की सेकेंडरी वैलेंसीज कितने H2 हैं, 6H2O। तो सेकंड वाले का भी आंसर हमारा क्या आ गया, 6 आ गया। ओके, थर्ड वाले को चेक कर लो, अब तो आप निकाल सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बता देता हूँ फिर भी, है ना। जैसे PTCl4 है, PTCl4 के अंदर आपको ये यहाँ पे AgCl कितने बन रहे हैं, 0, मतलब एक भी Cl बाहर नहीं है, सब अंदर है। कौन कौन अंदर है देख लो ध्यान से, PT, उसके बाद में Cl4 और HCl, अरे 2, वो भी कहाँ है, अंदर है, बाहर नहीं है, एक भी Cl बाहर नहीं है ये, इसलिए ये AgCl के मोल क्या बनेंगे, 0 बनेंगे। ओके, तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। अब इसके सेकेंडरी वैलेंसी चेक करो, 4 तो Cl, 2 HCl, कितने हो गए, 4 और 2 6। तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 6 हो गया। क्लियर, जब 0 वाले का आंसर ऐसे निकलते, ध्यान रखना। अब जब यहाँ पे 1 है फिर कैसे करते हैं वो भी देख लेना। जैसे ये हमारा कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, उसके अंदर सेंट्रल मेटल आयन हमारा कोबाल्ट, फोर्थ वाले में, और यहाँ पे कितना AgCl बन रहा है, 1 बन रहा है, मतलब एक Cl बाहर है, बाकी सब अंदर है। कितने Cl है टोटल, 3, एक बाहर चला गया तो अंदर कितने रहेंगे, 2 Cl2 और 4NH3 हमारे कितने हैं, 4, ये 4NH3। कोऑर्डिनेशन नंबर देखो इसका, 2 और 4 कितने हो गए, 6, मतलब सेकेंडरी वैलेंसीज हमारी कितनी होगी, 6, इसके भी 6 वैलेंसीज है, सभी के भी आंसर 6 ही आ रहे हैं। लास्ट वाले को चेक कर लेना,
लास्ट वाले में AgCl कितना बन रहा है, 0 0 बन रहा, तो हमारा सेंट्रल मेटल एटम Pt, और जब यहाँ 0 है तो Cl एक भी बाहर है क्या, एक भी बाहर Cl नहीं है, सब अंदर है ना। AgCl तो बन ही नहीं रहा है ना, तो Cl कहाँ होंगे, अंदर अंदर होंगे, तो ये Pt Cl2 और ये NH3 भी कहाँ होंगे, अंदर, सब अंदर होंगे। तो कितने हैं, 2 Cl है और 2 NH3 है, 2 और 2 कितना हो गया, 4। तो सेकेंडरी वैलेंसी इस लास्ट वाले की कितनी प्राप्त हो गई, 4 प्राप्त हो गई। ओके, तो ये एग्जाम्पल जो 5.1 आपकी NCERT में भी दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट था, है ना, ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो ये फिर आपको फिर ये जैसे सेकेंडरी वैलेंसीज क्या होती है वो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन रहे, ऐसा नहीं हो, क्योंकि वार्नर थ्योरी हमने पढ़ ली है, तो वार्नर थ्योरी पढ़ने के बाद ये एग्जाम्पल सॉल्व करना था, है ना, इसलिए मैंने इसको बाद में लिया। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। आज के इस वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा, इसको एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। एक तो पढ़ा हमने होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, दोनों को शॉर्ट में बता देता हूँ। ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर एक ही टाइप के लिगेंड होते हैं, अलग अलग टाइप के लिगेंड नहीं, ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड होते हैं, तो उसको हम कहते हैं होमोलेप्टिक। और अलग अलग टाइप के लिगेंड होते हैं एक कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो उसको हम कहते हैं हेटेरोलेप्टिक। ओके, सेकंड टॉपिक हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन नंबर, किसका, सेंट्रल मेटल एटम का। सेंट्रल मेटल एटम का जो ऑक्सीडेशन जो नंबर होता है वो हम कैसे निकालते हैं, तो जो भी फॉर्मूला होता है उसकी जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है उसके ऊपर चार्ज पहले निकालना पड़ता है, उसके बाद में सबको जोड़ करके उसकी वैल्यू के इक्वल कर दो और एक्स की वैल्यू निकाल दो, तो ऑक्सीडेशन नंबर अपने को प्राप्त हो जाता है। उसके बाद में हमारी कौन सी थ्योरी पढ़ी हमने, वार्नर थ्योरी। वार्नर थ्योरी के अंदर जो 4 पॉइंट थे, है ना, वार्नर थ्योरी के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो 2 प्रकार की वैलेंसी शो करते हैं। जो मेटल आयन होता है वो, है ना, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी हमारी कौन सी, तो जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हमारी प्राइमरी वैलेंसी होती है, जो आयनाइजेबल होती है, जो नेगेटिव आयन के द्वारा सेटिस्फाइड होती है। और जो हमारी सेकेंडरी वैलेंसीज होती है वो क्या होती है, वो हमारी नॉन आयनाइजेबल होती है ना। और वो किसके द्वारा सेटिस्फाइड होती है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल या नेगेटिव आयंस के द्वारा, और वो कोऑर्डिनेशन नंबर के क्या होती है, इक्वल होती है। तो वार्नर थ्योरी खत्म। उसके बाद में ये वार्नर थ्योरी से रिलेटेड ये छोटा सा एग्जांपल 5.1। ओके, तो इसको हमने डिटेल से समझा। यदि इससे रिलेटेड आपके कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, है ना। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ अपन नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब यहाँ पर हम लेंगे इसका IUPAC नोमेनक्लेचर, है ना, जो 4th लेक्चर के अंदर उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, उसमें कोई कमी नहीं रहने वाली है ना। तो बिल्कुल ध्यान से अभी तक जितना भी आपने देखा है, जो भी पढ़ा है, इसको अच्छे से पढ़ करके आना, क्योंकि नोमेनक्लेचर में क्या है कि बहुत से बच्चे उलझ जाते हैं। उलझ क्यों जाते हैं, क्योंकि अभी तक जो पढ़ाया वो सही ढंग से पढ़ते ही नहीं है, उसको याद ही नहीं रखते हैं, तो फिर कहाँ से समझ में आएगा। अभी तक जो भी पढ़ाया है उसको आप अच्छे से एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें, अच्छे से दिमाग में बैठा लें, और फिर आप मिलें मेरे को फोर्थ लेक्चर के अंदर जो हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर से रिलेटेड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो अभी जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।